Hi guys, welcome back to Tech to Faculty Gate channel. Today my lecture on environmental acts and regulations. हम इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में ये कब फोर्स में आया था और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में इस एक्ट की बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एनवायरमेंटल एक्ट के बारे में। तो यूपीएससी के कोई एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या जरूरत पड़ी थी इस इन्वायरमेंटल एक्ट की और इसकी क्यों बात की गई थी। तो हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात की गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि द स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट एंड द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात की गई। इसके अलावा अपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो कि 51 ए में जी सेक्शन में बात की गई है। क्या बात की गई है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव ए कंपेंसन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो इस एक्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई है जिसकी अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं अपन इन्वायरमेंटल एक्ट के अलावा दो और ऐसे एक्ट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। वो अपने हैं वाटर एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट। जो वाटर एक्ट 1974 और 74 के अंदर पब्लिश हुआ था और एयर पोल्यूशन जो एक्ट है वो 1991 के अंदर आया था। ठीक है। अब बात करेंगे इन्वायरमेंटल एक्ट को 1996 के अंदर लाने की क्या जरूरत है। इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अब भोपाल ट्रेजेडी के बारे में आपने सबने सुना होगा। वो इमीडिएट इसका एक कोच बना था इसको फोर्स में लाने के लिए। ये ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 में हुई थी, रात के अंदर हुई थी और उसमें बहुत लाखों लोगों की डेथ हो गई थी रातों रात। ठीक है। तो ये एक बहुत ही जानलेवा एक ट्रेजेडी हुई थी इंडिया के अंदर जिसमें MIC गैस के रिलीज होने के कारण हुआ था और ये एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर हुआ था। तो ये फैक्चुअल डिटेल आपको थोड़ी बहुत पता होगी लेकिन आपको जानने के लिए बता रहा हूँ कि भोपाल ट्रेजेडी के कारण ही ये इमीडिएट इस एक्ट को बनाया गया था। दूसरा इसका एक रीजन और था। इस रीजन ये था कि 1972 के अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट पे एक हेल्ड हुई थी स्टॉकहोम के अंदर। अब आप बात करेंगे स्टॉकहोम कहाँ पे। स्टॉकहोम एक स्वीडन की कैपिटल है जहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। जो एक अप्रोप्रिएट स्टेप था अपने प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए। तो ये एक्ट बनाया गया था 1976 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था भोपाल ट्रेजेडी के बाद में। राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और ये जो एक्ट है इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशंस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये कि छोटे छोटे एक्ट को मिलाकर एक एक्ट बना दिया गया है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको वाटर एक्ट और ये जो एयर पोल्यूशन एक्ट है जिसका आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो के अंदर। अब इस एक्ट के बारे में बात करते हैं अपन। इसके एक्ट के अंदर 4 चैप्टर हैं। ठीक है। और 26 सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखो इसमें क्या बात की गई है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंसिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये कब लागू हुआ, क्या डेफिनेशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। और जो चैप्टर 2 है जिसमें डिस्क्राइब करते हैं जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब इसमें ये मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या पावर का यूज़ करती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। अब मैं सेक्शन 3 की बात करता हूँ तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये एक तरीके बहुत ही अच्छी पावर गवर्नमेंट अपने पास में रखी हुई है कि इसके कारण से क्या है ना बहुत सारे एक्शंस है और ये ले सकती है एक साथ में। ठीक है। तो कोई भी इन्वायरमेंट को अगर डैमेज कर रहा है
तो इस एक्ट का यूज़ करके सेंट्रल पावर का यूज़ कर सकते हैं। अब सेक्शन 4 के बारे में करता है, अलाउज द गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिसर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वो क्या है ना, ऐसे ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है कि वो इस सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो कई बार ये पूछ रहे थे कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट जो है जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो ऑफिस कौन से ऑफिसर को अपॉइंट करता है कि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में। इस एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी रखे गए हैं, जिसमें दून वैली है उत्तराखंड के अंदर, अरावली रीजन्स है अलवर राजस्थान के अंदर, और कुछ कोस्टल जोन भी है और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन भी है। तो देखो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन हर स्टेट के अंदर है, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे यहाँ पे इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया आपने माउंट आबू को बना रखा है, जहाँ 2001 के बाद में से कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा है और किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ नहीं है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे हाई कोर्ट ने एक तरह से स्टे लगा रखा है किसी भी कंस्ट्रक्शन या न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए या होटल बनाने के लिए। तो एक तरह के वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बना रखा है। और भी बहुत सारे इस तरह के जोन हैं जो आप देख सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव इसके डिफाइन किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन किए गए हैं, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन कंट्री। इसमें ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अपना फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसमें वाइल्ड लाइफ वाले जो वाइल्ड लाइफ एरिया जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो अपनी इन्वायरमेंट अपन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, वो करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं अपन, ये सब भी इसके ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ऑलरेडी कोई अगर रूल एंड रेगुलेशंस बने हैं, वो भी क्या है ना इसके साथ कोऑर्डिनेट करके साथ में इसके साथ में वर्क करेगी। ठीक है, किसके साथ में, इन्वायरमेंटल एक्ट के साथ में। टू अपॉइंट इन्वायरमेंट ऑफिसर्स टू चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी और वो चेक करेगी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस कैसा है, इसके इससे क्या क्या डैमेज कर रहा है, किस किस चीज़ को ये डैमेज कर रहा है। तो इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करती है। स्टैब्लिशिंग इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज, ये कहीं जगह पे भी अपना लेबोरेटरीज बना सकती है, कहीं भी किसी तरह का सैंपल ले सकती है। तो ये सब इस तरह की ऑब्जेक्टिव्स पे ये इन्वायरमेंटल एक्ट जो है वो वर्क करता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं कि किस डेफिनेशंस के अंदर क्या चीज़ बोला गया है। तो सबसे पहले जो है डिफाइन किया गया है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट को अगर परिभाषित आपको उनको करना है, डिफाइन अगर करना है, तो इसमें आपको लिखना है एनवायरनमेंट इज इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exists between water, air and land and human being, other living creatures, plants and microorganism and property। तो ये एक तरह के एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है जो इसके अंदर दी गई। अगर ये आपको इसके अंदर ये जरूर लिखना है कि जो ये है वो सेक्शन 2 के अंदर ये डेफिनेशन को डिफाइन की गई है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन 2 में लिखा है ये जरूर बताना, और आपकी डेफिनेशन से मिलती जुलती होनी चाहिए थोड़ा सा। अब दूसरा है इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स के बारे में बताओ। तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच ए concentration is such a injurious to environment pollutant। इसमें ये सेक्शन 2B के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि environmental pollutants क्या है। तो इसके बारे में पहले भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो environment pollutant कोई भी solid, liquid या gaseous substance प्रेजेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इतनी प्रेजेंट होती है जो environment को हार्मफुल हो, वो चीज़ें क्या होगी, environment pollutant होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनवायरमेंट पोल्यूशन और एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स अलग अलग होते हैं। तो अपन हजार्डस सब्सटेंस और एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात है। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन की यहाँ पे डेफिनेशन है ना सेक्शन 2C के अंदर बताई गई है। कहाँ पे बताई गई है आपको मैं वापस रिपीट करा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 2C के अंदर अपन को डिफाइन किया गया है कि इट्स मीन द प्रेजेंस ऑफ एनी एनवायरमेंट pollutant in the environment। It includes all
extraneous materials that are harmful to human being and animals and planet life। ठीक है, कोई भी एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स जो है, जो अपने एनवायरमेंट को एक तरह से हार्मफुल कर रहा है, तो उन सबको अपन क्या एनवायरमेंट पॉल्यूशंस बोलेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हजार्डस सब्सटेंस के। इट मीन्स एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बी बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और हैंडलिंग इट लायबल टू कोज हार्म टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। ये अपन को काम बताई गई है सेक्शन 2E के अंदर। हजार्डस सब्सटेंस डेफिनेशंस को अपने यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब मैं बात करता हूँ सोर्सेज एंड कॉजेज फॉर दी पॉल्यूशंस। तो किस किस कारण से पॉल्यूशन हो रहा है और क्या कारण है इसके। तो ये पहले वाली जो मेरा क्लास लेक्चर था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस पे, उसमें भी मैंने ये डिफाइन किया था, लेकिन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कंबस्टन्स और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल प्लांट्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, लार्ज लाइव स्टॉक फार्म्स, डेयरी काउ या पिग या पोल्ट्री फार्म जो हो जाते हैं होते हैं अपने, या पीवीसी फैक्ट्रीज हो गई या प्लास्टिक फैक्ट्रीज, अदर हैवी इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट्स इन दी पॉल्यूटेंट इक्वेशंस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण से देखो अपना पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर हो रही है या कोई माइनिंग हो रहा है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहाँ पे हुआ है, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये जो अपना स्प्लिट करते हैं अपन, तो इन सब के कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो इसके सोर्सेज और ये कॉजेज के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी। अब आप आगे चलते हैं कि स्टेट बोर्ड की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और किस तरह से वर्क करता है और स्टेट बोर्ड के पास में क्या क्या पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक चेयरमैन होता है, जैसे मिसेज वीनू गुप्ता है, RSPCB अपने राजस्थान की बोर्ड की चेयरमैन है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और लोकल बॉडीज के होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो भी 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज और कॉरपोरेशंस ऑन कंट्रोल और मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 मेंबर्स में हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर इंटरेस्ट रखता है एग्रीकल्चर, फिशरीज या इंडस्ट्री और ट्रेड के अंदर, तो उसके 3 पर्सन हो सकते हैं। उसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होता है जो कि इसी फील्ड से क्वालिफाइड हो या उसको वो नॉलेज रखता हो या उसको एक्सपीरियंस हो साइंटिफिक, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की, जो पॉल्यूशन के रिलेटेड कुछ चीज़ों को ध्यान रखता है, उसको अपॉइंट किया जाता है मेंबर सेक्रेटरी। जैसे कि राजस्थान के अंदर भी एक मेंबर सेक्रेटरी है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड की क्या ड्यूटीज होती है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करें तो इसका चेयरमैन जो है वो शिवदास मीना जी है, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव वो एज पर जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं। और इसमें भी मेंबर सेक्रेटरी होता है जो डॉक्टर प्रशांत है अपने यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड के CPCB के। अब बात करते हैं ऑफिसर्स की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कोई भी ऑफिसर को जो इस ऑब्जेक्टिव के लिए फिट हो या इसके जो फंक्शंस हैं उस फंक्शंस को फुलफिल कर सके, ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इस तरह की पावर्स अपने पास में रखता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या ऐसी पावर्स हैं जो वो यूज करती है। तो पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ए क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन द वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंट के क्वालिटी के लिए किसी भी वेरियस एस्पेक्ट में ये स्टैंडर्ड्स बना सकती है या स्टैंडर्ड को ला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसका काम होता है नेशनल वाइड प्रोग्राम के लिए प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट के लिए एक तरह का ये एग्जीक्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट ही लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसके पावर होती है कि वो स्टैंडर्ड को फिक्स कर दें
जिस लेवल तक कोई भी वेरियस सोर्सेज जो है आपके वहाँ से जो है पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं, जो एमिशंस और या डिस्चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो उस किस लेवल तक वो एनवायरनमेंट को एमिशंस या डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो उसके स्टैंडर्ड को एक तरह से ये फिक्स कर देता है। या स्टैंडर्ड से अबव अगर वो जाते हैं या कोई फैक्ट्री है तो उस स्टैंडर्ड से अगर अबव उससे एमिशन या डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उसको अगेंस्ट कोई भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एरिया। रिस्ट्रिक्शन एरिया क्या है, कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, shall be carried out with the necessary safeguards। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ना, ऐसी पावर हो कि वो कुछ किसी भी एरिया को अपन को एक तरह के रिस्ट्रिक्शन एरिया बना सकती है वहाँ पे, कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप किसी तरह की कोई इंडस्ट्री या किसी भी यहाँ पे कोई तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो भी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक तरह के पावर होती है। उसके अलावा लेइंग डाउन है प्रोसीजर विद सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ ए हजार्डस सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी हैंडलिंग हजार्डस वेस्ट के रिलेटेड कोई भी इसी तरह का कोई सब्सटेंस अगर रिलीज हो रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एक कुछ भी स्टैंडर्ड्स ला सकती है उसकी रोकथाम के लिए, या एनीथिंग कुछ भी उसके बचाव के भी कोई प्रोसेस को रिलीज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। examination of such a manufacturing process materials and substance which are likely to cause environmental pollution। ये भी सेंट्रल पुलिस की अथॉरिटी है जिसके पास पावर होती है कि वो आपकी किसी भी मॉर्निंग प्रोसेस मटेरियल से सब्सटेंस का एग्जामिन कर सकती है जो कि आपके एनवायरमेंट पॉल्यूशन का कॉज कर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो और क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ एनी परमिशियस प्लांट इक्विपमेंट्स मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेस मटेरियल्स और सब्सटेंस। तो ये किसी भी इक्विपमेंट या मशीनरी या मैन्युफैक्चरिंग के चेकिंग कर सकता है, एक परमिशियस कर सकता है या उसको डायरेक्ट कर सकता है, उसको ऑर्डर कर सकता है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले एनवायरमेंट पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल को अबेटमेंट के लिए, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूट। तो आपका किसी भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी एनआईटी या आईआईटी है जो ये तो इंस्टीट्यूट बना सकता है या उसको रिकॉग्नाइज कर दे सकता है, उसको ऑथोरिटी दे सकता है, वहाँ पे लेबोरेटरीज बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें कि जो इनके पास में पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। इसके अलावा कलेक्शन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू ए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का कोई भी कलेक्शंस कर सकता है किसी मैटर रिलेटेड या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, ठीक है, या उसके रिलेटेड आपसे कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे ये मांग सकता है, तो ये भी पावर इसके पास में होती है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल और गाइड्स रिलेटेड टू ए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ ए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, कोई भी मैनुअल्स बना सकता है एनवायरमेंट के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए या अबेटमेंट के लिए, या किसी भी चीज़ को आपको गाइड कर सकता है इसके रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज है, जैसे मैक्सिमम जो है लेबोरेटरीज वो बॉम्बे के अंदर है और एक जो लेबोरेटरीज है केमिकल लेबोरेटरीज वो नागपुर के अंदर। तो इस तरह की 5 लेबोरेटरीज है इन्वायरमेंटल की जो रिकॉग्नाइज कर रखी है सीपीसी के थ्रू, ठीक है। और भी कुछ लेबोरेटरीज है इंडिया के अंदर, लेकिन मेनली कुछ 5 लेबोरेटरीज है जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन ऑफ ए गवर्नमेंट एनालाइज्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लेबोरेटरी के जो एनालाइज्ड होते हैं उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में बात कर रखी है कि ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फ्यू ईयर एक्सपीरियंस एंड लेबोरेटरी एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग और एनालिसिस, ठीक है। तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट के इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग और एनालिसिस के रिलेटेड। उसके अलावा क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस के अंदर
ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, ग्रेजुएट होना चाहिए मेडिसिन मेडिसिन और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी एंगेज इन एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग और एनालिसिस की। थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको लेबोरेटरीज के अंदर वर्क करना है या उसको अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये क्वालिफिकेशन होनी नेसेसरी है। अब फंक्शंस क्या है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की, evolve standardized method for sampling and analyze of various types of environmental pollutants। ठीक है, ये क्या अपना कोई भी मेथड को किसी तरह से सैम्पलिंग ले सकता है या उसकी एनालिसिस कर सकता है किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की। एनालाइज सैंपल सेंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर्स एम्पावर्ड अंडर सब सेक्शन 1 और 11। ये किसी भी सैंपल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकती है या किसी ऑफिसर को एक तरह से ये पावर दे सकता है उस सेक्शन 1 और सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग उस सैम्पलिंग को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, टू कैरी आउट सच इन्वेस्टिगेशन एज may बी डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। जो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को ये ले डाउन मतलब एक उसका फिक्स कर सकता है उसको कि इतना ही डिस्चार्ज होना चाहिए, इतना इन्फ्लुएंट होना चाहिए। तो उसको भी ये मॉनिटरिंग कर सकता है, इंपोर्ट्स में ला सकता है उस स्टैंडर्ड्स को। ये लेबोरेटरीज के हाथ में पावर्स होती हैं। टू सेंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी है उसकी एक रिपोर्ट को ये जारी कर सकता है या किसी भी इंडस्ट्री के थ्रू कोई एक्टिविटीज हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सेंड कर सकता है। टू कैरी आउट सच अदर फंक्शन में बी इंटरस्टेट टू इट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये और भी कई फंक्शंस को है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम भी रहता है और उसको फोर्स में लाने के लिए उसको कैरी आउट करता रहता है, मतलब उसका ध्यान में भी रखता रहता है लेबोरेटरीज। ठीक है, पेनल्टी। अब आप देखिए अगर इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो या किसी तरह के आप अपराधी पाए जाते हो उसके अंदर तो आपका 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है और 5 ईयर के लिए आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है, पनिशबल हो सकता है आपके लिए। तो इन केस अगर कोई बड़ा अगर केस है कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज इस तरह को कोई फेलियर अगर केस हो तो ये 5,000 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग भी आप पे चार्ज कर सकता है। और इसके अलावा ये आपका ये जो मनी है इसको भी बढ़ा सकती है और जो आपको जो जेल है ठीक है वो आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये इस तरह की पेनल्टी के बारे में इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखा गया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे वाटर एक्ट के बारे में कि वाटर एक्ट क्या है। तो मैं इस एक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसी एक्ट के थ्रू जो अपना पॉल्यूशन बोर्ड है जो है जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इसी एक्ट के थ्रू किया गया था। कौन सा एक्ट था? वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके बाद में जो इसके रिलेटेड जो भी एक्ट जो जैसे एयर पॉल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट है वो जो जिस पॉल्यूशन बोर्ड की बात करता है वो बोर्ड यही है जो वाटर एक्ट 1974 के अंडर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आज की डेट में जो गंगा की सफाई के लिए आपने सुना होगा तो एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा नमानी गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, नमानी गंगा प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रहा है कि जो पूरी गंगा की जो है ना सफाई की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होगा, आपने न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर देखा। जो आपकी रिवर्स है जो भी अपना वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्या है ना पॉल्यूटेड हो चुका है और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड हो रहा है वो इंडस्ट्री के कारण हो रहा है। तो वो क्या गंगा पॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो गंगा के अंदर सारी की सारी यूपी की जो फैक्ट्रीज है जैसे कानपुर में जो कुछ फैक्ट्रीज है उन्होंने सारा जो इन्फ्लुएंट है वो गंगा के अंदर छोड़ रखा और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो कानपुर से ही स्टार्ट होता है क्योंकि वो सारा पोल्यूटेड जो वाटर होता है वो सारा गंगा के अंदर जाके मिल जाता है और जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपना पीने वाला जो गंदा है वो गंदा होता जा रहा है और इसके कारण क्या है ना
आपने देखा हो कि वाटर प्योरिफायर की सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि कोर्ट ने कई ऐसे सारे फैसले लिए हैं कि अपना जो पानी का जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है, और कई सारे केसेस में ऑर्डर भी आए हैं। और देखा जाए तो एनजीटी ने कई जगह फाइन भी लगाया है कि अगर यमुना में अगर आपने कुछ कचरा भी फेंक दिया तो आपको 5000 की पेनल्टी तक पे करनी होगी। तो अपन यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि बेसिकली लॉ ने क्या क्या अरेंजमेंट अपन को दिया है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन आपको डीएन मालूम होंगे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो लॉ तो पूरी तरह से बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी एक तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आपने वाटर पोल्यूशन लॉ के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन से लॉ है जिसके बारे में अपन को अवेयरनेस एक तरह से बढ़ाई जा सके। तो सबसे पहले अपन क्या है ना, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे क्या है ना, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है कि किस तरह से ये वाटर पोल्यूशन जो एक्ट है वो किस तरह से यहाँ बना था। तो थोड़ा यूएसए वगैरह के अंदर सबसे पहले इसको एड्रेस किया गया था 1948 के अंदर। उसके बाद में मैंने बताया था स्टॉकहोम के अंदर वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें भी इसके लिए रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, और 1972 ये चाइना ने भी इस ड्राफ्ट को लेके आए थे, और 1962 के अंदर ही इंडिया के अंदर भी फर्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन और एक कमेटी बनाई गई थी वाटर प्रिवेंटेशन के लिए। क्यों बनाई गई थी कि ये चाइना के साथ में अपनी जो फाइटिंग हुई थी उसके बाद में ये कमेटी बनाई गई वाटर के रिलेटेड। ठीक है, अब इसके अंदर बोला गया इंट्रोडक्शन के वाटर एक्ट वाज इनेक्टेड बाय ए पार्लियामेंट एक्ट 1974 पर्पज ऑफ प्रोवाइड फॉर ए प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग ए रिस्टोरिंग ऑफ ए होलसमनेस ऑफ वाटर एज ऑन डे इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। इस दिन सारे इंडिया के जितने भी स्टेट है उसमें एक साथ ही लागू हुआ था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंप्लीफाइड के अंदर बोला गया है कि वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 वाज बी इनेक्टेड टू प्रोवाइड। ये इनेक्टेड क्यों किया गया था, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्रिवेंशन का मतलब होगा रोकना, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए जो रोकने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए, इससे नियंत्रण में करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, दूसरी चीज क्या क्या बोली ने, मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग दी होलसमनेस ऑफ वाटर। यानी कि होलसमनेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या गुणवत्ता एक तरह से। ठीक है, जो शुद्ध पीने का वाटर जो होता है अपना, जो नदी का एक जो वाटर होता है, जो उसके अंदर जो फीचर, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स जो मौजूद होनी चाहिए, यानी कि वो जो अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं हो। ठीक है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए रिस्टोर, मतलब यहाँ रिस्टोर का वर्ड इज क्या, होलनेस ऑफ द वाटर। मतलब वाटर पॉल्यूशन एक्ट का मेन जो एक्ट है उसकी जो गुणवत्ता है वो एक तरह से बनी रहे। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ बोली गई यहाँ पे, मतलब वो कम ना हो, जो एक स्टैंडर्ड होता है उससे। थर्ड इसने बात की स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो मैंने आपने बोला कि सबसे पुराना एक्ट है। ठीक है, पोल्यूशन बोर्ड की जो हमें बात यहाँ पे करते हैं हम, जो पोल्यूशन बोर्ड जो एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो किस एक्ट के अंदर हुआ था, वो वाटर पोल्यूशन एक्ट के कंट्रोल बोर्ड के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात की गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं किस। ठीक है, और इसमें यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सारे स्टेट के अंदर एक साथ इसको अप्लीकल किया गया था, अप्लाई किया गया था, मतलब सॉरी। और इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनको वन बाय वन में उन वर्ड्स के बारे में मैं क्या है ना यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। जैसे पॉल्यूशंस क्या होता है, सीवरेज इन्फ्लुएंस क्या होता है, ट्रेड इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक्यूपायर्स क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है। तो मैं सबसे पहले पॉल्यूशंस की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। अब पॉल्यूशन में सेक्शन 2E का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉल्यूशन की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो पॉल्यूशन मीन्स सच एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर, मतलब कंटामिनेशन जो ऐसी कोई भी चीज़ जो पॉल्यूट कर रही है, किसको पॉल्यूट कर रही है, वाटर को पॉल्यूट कर रही है।
Yes, such as alternation of physical, chemical और biological properties of water, या ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण से वाटर के जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है उसके अंदर कोई चेंजेज हो रहे हैं, मतलब उसका कोई अल्टरनेशन हो अगर उसमें अंदर हो रहा है। या इन्होंने कहा है कि डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवरेज इन्फ्लुएंट और ट्रेड इन्फ्लुएंट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ और एनी अदर लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस इनटू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे सीवेज की बात करें या ट्रेड इन्फ्लुएंट की बात करें तो ये अगर डिस्चार्ज और अदर कोई लिक्विड है या कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर मिल रहा है तो वो सारे क्या होंगे, एक तरह से पॉल्यूशंस होंगे या वो पॉल्यूशंस के अंदर आएंगे। ठीक है, एज में बी रेंडर सच ए वाटर हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ के लिए जो हार्मफुल हो। और इसने क्या बोला है, कौन से और पॉल्यूशंस के अंदर आएंगे, टू डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और अदर लेजिमेटिक यूजर्स। ठीक है, ये भी सब क्या है ना एक तरह से पॉल्यूशंस के अंदर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक बात और हुई है, टू लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये लाइफ और एनिमल और एनी प्लांट और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक तरह से ये प्रॉब्लम में डाल रहा हो या उसमें नॉइसेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह के जो वाटर, जो हार्मफुल जो वाटर होता है वो एक तरह से पॉल्यूशंस हैं इस तरह का। ठीक है, अब मैं ट्रेड इन्फ्लुएंट की अगर मैं बात करूंगा, ट्रेड इन्फ्लुएंट क्या होता है, ट्रेड इन्फ्लुएंट एनी लिक्विड, देखिए ट्रेड इन्फ्लुएंट इंक्लूड एनी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस which discharge from any premises used for carrying on any industries operation or process or treatment any disposal system अदर देन डोमेस्टिक सीवेज। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज को आप ट्रेड इन्फ्लुएंट नहीं बोलेंगे। ट्रेड इन्फ्लुएंट क्या होगा, एनी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस वो है जो इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट है। जैसे आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री से जो पाइप यूज हो रहा है, जो लिक्विड वेस्ट जो होता है, या हो सकता है वहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस भी हो, वो डायरेक्टली क्या है नदी में छोड़ दिया जाता है। तो उस सब को क्या ना एक तरह से ट्रेड इन्फ्लुएंस बोलेंगे। जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको हम ट्रेड इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड इन्फ्लुएंस की यहाँ पे क्या है ना डिस्कशन क्या है, ये सेक्शन 2 के अंदर इस तरह इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना कि ट्रेड इन्फ्लुएंस की जो डेफिनेशन है वह वो सेक्शन 2 के अंदर अपन को यहाँ पे डिफाइन की गई है। अब ऑक्यूपायर की बात करते हैं कि सेक्शन 2D में एक्यूपायर की बात की गई है। ऑक्यूपायर का यहाँ पे मतलब यह है कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई प्रेमाइसेस है, उस फैक्ट्री या प्रेमाइसेस की उस पर्टिकुलर पर्सन का या उस फैक्ट्री के प्रेमाइसेस की कोई अफेयर है, मतलब जिसका कंट्रोल है होगा, उसको अपन एक तरह से ऑक्यूपायर बोलेंगे। ठीक है, द पर्सन इज पोजीशन फॉर ए सब्सटेंस, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कंट्रोल है उसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि ऑक्यूपायर यहाँ पे क्या होगा। तो ये सेक्शन 2 के डी के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में। अब आउटलेट की बात करते हैं तो इट्स इंक्लूड्स एनी कंड्यूट, पाइप और चैनल ओपन और क्लोज्ड carrying sewage or trade influent from any other holding arrangement which cause or likely to cause pollutions। तो यहाँ पे आउटलेट की डेफिनेशन क्या की कि कोई भी पाइप है या चैनल है, ओपन हो सकता है क्लोज भी है, जिससे क्या है ना वो कैरी कर रहा है सीवेज को या ट्रेड इन्फ्लुएंट को एनी अदर होल्डिंग अरेंजमेंट या अदर कोई और भी अरेंजमेंट किया गया हो उसको निकालने के लिए, कोई अरेंजमेंट किया गया लिक्विड को निकालने का, जो लिक्विड पदार्थ होता है, तो जो कि पॉल्यूशन का एक कोज हो सकता है, उस सब को यहाँ पे क्या है ना आउटलेट बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया अलग अलग। अब मैं बात करते हैं स्ट्रीम की, तो इसमें क्या क्या है, रिवर है, वाटर कोर्सेज है, इनलेट वाटर हो गया, या सी ओ टाइटल वाटर जो ज्वार के थ्रू वाटर आता है, सच एक्सटेंड और एज ए केस में भी सो सच पॉइंट में भी एज ए स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफाइड इन ए क्रिटिकल गैजेट स्पेसिफाई, मतलब उसके गैजेटेड के अंदर जो स्पेसिफाई किया गया है वो सारी चीज़ें आपकी किसने आगे स्ट्रीम के अंदर आएगी। तो रिवर को और इनलेट वाटर को, ये वाटर
फोर्सेस को वहाँ पे गैजेटेड के अंदर लिखा गया है, तो वो सारी आपके क्या स्ट्रीम्स के अंदर आएगी, जो कि गवर्नमेंट उसको एक तरह से प्रिवेंट करेगा और उसके ऊपर क्या ना एक तरह से कंट्रोल करेगा। तो ये मेरा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक कंप्लीट हो रहा है। अब इससे आगे अपन वाटर पोल्यूशन के एक्ट के रिलेटेड क्या प्रिवेंशन कंट्रोल है, क्या पेनल्टीज है और कौन सा बोर्ड इसके अंडर क्या क्या वर्क कर रहा है, वो सब मैं आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू।